Hello everyone. In this video, we discuss about electronic spectroscopy (NMR) and some important points like line broadening, Einstein coefficient, and oscillator strength. So let's start the video. So here, first point is electronic spectroscopy, which is also called as UV and visible spectroscopy. According to Born-Oppenheimer approximation, हम टोटल एनर्जी को हम लिखते हैं रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस इलेक्ट्रॉनिक। किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशन, वाइब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक करंट जो एनर्जी आती है वो सबका सम होता है हमारा टोटल एनर्जी। लेकिन हमको पता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की सबसे ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन देन रोटेशन। मीन्स रोटेशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है अप्रॉक्सीमेटली 1000 टाइम्स होता है वाइब्रेशनल एनर्जी के। एंड जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो हमारी अप्रॉक्सीमेटली 10⁻³ टाइम्स होती है हमारी रोटेशनल एनर्जी की। सो हम ऐसे ही देख सकते हैं कि हमारी जो रोटेशनल एनर्जी है वो बहुत ही कम होती है इलेक्ट्रॉनिक और वाइब्रेशनल के रिस्पेक्ट में। इसलिए जब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल लिखते हैं, क्योंकि रोटेशनल एनर्जी करंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है हमारे एनर्जी डिफरेंस में। ये हमारे पास एनर्जी डायग्राम है। इसमें दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल हैं जिसको हम E1 और E2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसमें जो हमारे पास जो लेवल्स हैं इनकी जो एनर्जी होती है ये होती है वाइब्रेशनल एनर्जी। इसके बाद ये जो वाइब्रेशनल लेवल है ये छोटे छोटे लेवल से मिल करके बनते हैं जो कि होते हैं रोटेशनल लेवल। मीन्स ये जो हमारा ये कंप्लीट है, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल है। देन इसके बाद ये जो लेवल्स हैं इसमें ये हमारे पास ये वाइब्रेशनल होते हैं, और ये जो वाइब्रेशनल होते हैं वो छोटे छोटे और लेवल से मिलके बनते हैं, इन्हें हम कहते हैं रोटेशनल। इस तरीके से हम इन लेवल्स को डिफाइन करते हैं और इनकी एनर्जी डिफाइन होती है। हम इस फिगर से देख सकते हैं कि जो रोटेशनल लेवल होते हैं ये बहुत ही क्लोज होते हैं, इस कारण से इनकी जो एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेरिजन टू वाइब्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, जिसमें कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस हम अपनी वाइब्रेशन एनर्जी को हम लिख सकते हैं ओमेगा ई बार वी प्लस हाफ इन ब्रैकेट 1 माइनस वी प्लस हाफ एक्स ई। यहाँ पर हमारा v हमारा वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है और एक्स ई हमारा एनहार्मोनिसिटी कांस्टेंट है। ओमेगा ई बार हमारा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है कि हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, जैसे कि हमें यहाँ पे पता चल गया कि टोटल एनर्जी लेवल एक पर्टिकुलर स्टेट की है हमारे पास क्या है। अब हमें निकालना है एनर्जी डिफरेंस। तो एनर्जी डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे E2 माइनस E1 मीन्स फर्स्ट लेवल की और सेकेंड लेवल की एनर्जी को माइनस कर देंगे। जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो हमारा ये है ओमेगा ई बार वी प्लस हाफ 1 माइनस वी प्लस हाफ एक्स ई। सिमिलरली ये हमारी हुई फाइनल स्टेट की एनर्जी और ये वाली हुई हमारी इनिशियल स्टेट की एनर्जी। यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक था ये इलेक्ट्रॉनिक हमारा फाइनल लेवल और इनिशियल लेवल की एनर्जी सेम है, इसलिए ये हमारा सब्ट्रैक्ट होके ये हो गया है हमारा 0। सिर्फ हमारे पास जो वाइब्रेशनल लेवल की एनर्जी है उसका डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, जिसमें से ये जो फर्स्ट जो एनर्जी टर्म है ये हमारा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, और जो हमारे पास जो सेकेंड टर्म आ रहा है ये हमारा वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर के कारण आ रहा है, जिसके लिए हमारा कोई भी सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास दो एनर्जी लेवल है, जो कि पहला एनर्जी लेवल ये है जिसमें इसको हम वी डबल डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसके वाइब्रेशनल लेवल को, और जो ये सेकेंड एनर्जी लेवल है इसको हम वी डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस एनर्जी लेवल को। इसमें क्या है, जो वी डबल डैश इक्वल्स टू 0 है ये हमारा मोस्ट पॉपुलेटेड है। वी डबल डैश 0 हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राउंड स्टेट को, कि मोस्टली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो हमारा ग्राउंड स्टेट से जो ट्रांजिशन होगा वो सबसे ज़्यादा पॉसिबल हो सकता है। इसलिए वी डैश प्रोग्रेशन हमारा क्या है, सभी ट्रांजिशन जो वी डबल डैश से वी डैश की तरफ जा रही है। वी डबल डैश जो हमारा ये इनिशियल लेवल है और जो वी डैश है हमारा ये फाइनल लेवल है।
सो फॉर एग्जाम्पल 0 से 0 में जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे लाइंस आएंगे जो एनर्जी का ट्रांजिशन होगा। उसके कारण हमारे पास आता है वी डैश प्रोग्रेशन। जो वी डैश की वैल्यू है इंक्रीज होती जाएगी, और ये हमारा इक्वली स्पेस नहीं होता क्योंकि एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट है। सभी ट्रांजिशन में जो एनर्जी की वैल्यू है वो सबकी डिफरेंट है। इस कारण से ये लाइंस हमारी इक्वली स्पेस भी नहीं है, और वी डैश की वैल्यू हमारी कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही है। और वी डबल डैश कांस्टेंट है क्योंकि वी डबल डैश हमारा 0 से 4 ट्रांजिशन हो रहा है, देन 0 से 5 ट्रांजिशन हो रहा है। इस तरीके से ट्रांजिशन होता जा रहा है, हमारे वी डैश की वैल्यू चेंज होती जा रही है, बट वी डबल डैश की वैल्यू 0 ही है। क्योंकि जैसे मैंने पहले ऊपर ही बताया, वी डबल डैश हमारा क्या ग्राउंड से सारे जो ट्रांजिशन, मोस्टली जो ट्रांजिशन है वो हमारे वी डबल डैश से ही होगा, मीन्स 0 से ट्रांजिशन होंगे। इस तरीके से हमारा वी डैश प्रोग्रेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है सारे ट्रांजिशन का, इसे हम वी डैश प्रोग्रेशन कह रहे हैं। देन हमारे पास वी डैश बैंड, ये क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी लो रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है तो उसमें हम सभी जो लाइंस है इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ये सब लाइन का ऐसे कॉम्बिनेशन आता है पूरा जिसमें कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो हम इसमें लाइंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं वी डैश बैंड। जब हमारे पास कोई हाई रिजोल्यूशन का इंस्ट्रूमेंट है तब हमारे पास ऐसे सेपरेट लाइन हमें दिखेंगी। देन हमारे पास है 0 to 0 ट्रांजिशन, जो कि फॉरबिडन होता है। कभी भी हम 0 से 0 ट्रांजिशन नहीं दे सकते क्योंकि जनरली हमारे पास सिलेक्शन रूल होता है +-1 वाइब्रेशनल के लिए। मीन्स एक +-1 का डिफरेंस आना ही चाहिए जब ट्रांजिशन, तभी वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगी। जैसे यहाँ पर अगर 0 से 0 है तो इसमें तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जा रही 0। इस कारण से ये हमारा ये पॉसिबल नहीं, ये हमारा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। देन क्या है, एट हाई रिजोल्यूशन वी कैन सी क्लस्टर ऑफ क्लोजली स्पेस लाइन ड्यू टू रोटेशनल ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर। इसमें हमें ये कह रहा है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था वी डैश प्रोग्रेशन को। इसमें क्या है, ये जो लाइंस थी ये हमारी वाइब्रेशनल के कारण आ रही थी, और ये जो वाइब्रेशनल लाइन है ये हमारी रोटेशनल से मिलके बनती है क्योंकि उसमें रोटेशनल ट्रांजिशन भी तो हो ही रहा होगा साथ साथ। तो अगर कोई हम बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का अपना इंस्ट्रूमेंट लेके आए तो हमारे हमारे पास ये जो जितनी भी लाइंस है ये सभी हमारे पास कुछ नंबर ऑफ लाइंस का कॉम्बिनेशन दिखेंगे इस तरीके से। तो इसे ही हम कह रहे हैं कि एट हाई रिजोल्यूशन हम देख सकते हैं कि जो वाइब्रेशनल के कारण जो लाइंस आ रही हैं वो हमारी क्लोजली स्पेस लाइन है ड्यू टू रोटेशनल ट्रांजिशन इन वाइब्रेशनल कोर्स स्ट्रक्चर। क्योंकि ओवरऑल एनर्जी तो हमको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशन प्लस रोटेशनल की होती है। मीन्स रोटेशनल के कारण भी कुछ एनर्जी डिफरेंस आता है और उसमें भी कुछ पीक्स आते हैं उसके कारण भी। देन हमको पता है जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो हमारी होती है बी जे जे+1, और यहाँ पर बी होता है हमारा H/8 पाई स्क्वायर I c। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजिशन होते समय अगर दो मॉलिक्यूल के डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, मीन्स आर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आई इक्वल्स टू होता है μr²। मीन्स हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारा r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आर इंक्रीज होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो हमारा बी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि बी का हमारे आई के साथ इन्वर्सली रिलेशन है। उस कारण से जो हमारा फाइनल लेवल है उसकी जो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो कम होगी इनिशियल लेवल से। और हमारे रोटेशनल एनर्जी के लिए हमारे पास ये जो ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं रोटेशनल में, वो हमारा उसका सिलेक्शन रूल है हमारा ΔJ +-1, जो कि 1 सिग्मा में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो। अगर उसके अलावा कोई ट्रांजिशन है तो 0 +-1 दोनों ट्रांजिशन को फॉलो करता है। और जनरली 0 से 0 ट्रांजिशन हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, जैसे कि हमारा वाइब्रेशनल में भी था कि 0 से 0 ट्रांजिशन हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है। देन हमारे पास है कन्वर्जेंस लिमिट। ये क्या होता है, एट हायर वी डैश लाइंस गेट बंच टुगेदर। मीन्स जब बहुत ही हाई ट्रांजिशन होता है, मीन्स फॉर एग्जांपल 0 से 5, 0 से 6, 0 से 7, 8, इस टाइप में जब अगर बहुत हाई वी डैश पे जा रहा है तो हमारे जो ये लाइंस है ये कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सभी इलेक्ट्रॉनिक लेवल में एक पॉइंट होता है जिसके बाद हमारा डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाता है, मीन्स हमारा मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे पीक्स आ रही हैं तो एक टाइम के बाद ये सारी पीक्स क्या होंगी, ऐसे मर्ज हो जाती हैं। ये किस कारण होता है? ये डिसोसिएशन के कारण होता है। इसे इसे ही हम कहते हैं कन्वर्जेंस लिमिट। मीन्स ऐसा पॉइंट जिसके बाद हमारा ये ट्रांजिशन जो है सारी
बंच हो जाएंगी एक दूसरे में, मर्ज हो जाएंगी मीन्स। देन है हमारे पास फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल। फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि हमारा जो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, वो इतना फास्ट होता है कि जो मॉलिक्यूल के डिस्टेंस है, मीन्स उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू है, वो इतना उसमें चेंज नहीं आ पाता है, और हमारा हमेशा वर्टिकल ट्रांजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारी ये फर्स्ट डायग्राम है, इस पे हम देख रहे हैं ये जो ट्रांजिशन तो हमारा वर्टिकल होगा। सो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पर डिस्टेंस है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, फाइनल स्टेट में जाने के बाद भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है। और अगर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम है तो हमारी जो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू जो यहाँ पे चेंज हो रही थी, ये चेंज नहीं होगी, ये सेम ही रहेगी। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है, कभी कभार जो होता है हमारा जो इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास इनिशियली तो यहाँ पर था आर की वैल्यू, लेकिन फाइनल जो स्टेट है इस पे हमारी आर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। ये हमारा सेकेंड पॉसिबिलिटी है, जिसके कारण हमारे पास जो ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है, मतलब जीरो से यहाँ पर लेवल वन पे जा रही है, इस कारण जीरो से वन पर हमारी इंटेंस पीक आएगी, और इसके आगे अगल बगल आगे पीछे इसकी जो पीक की इंटेंसिटी है वो कम होगी, क्योंकि हमेशा हमारा ट्रांजिशन क्या होता है, वर्टिकली होता है। देन हमारे पास सेकेंड थर्ड पॉसिबिलिटी है, जिसमें से जीरो हमारा फाइनल लेवल के लेफ्ट साइड पे जीरो से वन ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर भी जो जीरो से वन वाला इंटेंसिटी है, इसकी जो है ज़्यादा इंटेंसिटी है अगर अदर ट्रांजिशन से। देन हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि हमारा ट्रांजिशन ऐसे फाइनल लिमिट पे हो रहा है जहाँ पर मॉलिक्यूल हमारा डिसोसिएट हो जा रहा है। इस कारण से हमारे पास इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, जिसमें एक टाइम के बाद वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएगा, इसी कारण हमें कंटिन्यूम मिल रहा है। मीन्स हमारे पास जो लाइट्स, इसके बाद जो हमारे पास जो पीक्स आएंगी वो सारी एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, हम उस पीक को सेपरेट नहीं कर पाएंगे। इससे ही हम कंटिन्यूम लिमिट कहते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था। अगर हम कंटिन्यूम लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, डी जीरो प्लस ई एक्स। यहाँ पर डी जीरो क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी है, और ये हमारे ई एक्स एक्साइटेशन एनर्जी है। दोनों का समेशन करके हम कंटिन्यूम लिमिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देन हमारे पास वी मैक्स का फॉर्मूला है 1/2 x c - 1, जब डेल्टा ई वाइब्रेशन हमारा टेंस टू जीरो हो। डिसोसिएशन एनर्जी हमारा है सम ऑफ ऑल वाइब्रेशन एनर्जी फ्रॉम वी जीरो टू वी मैक्स। जितने भी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हमारे पास हो रहा है वी जीरो से मैक्सिमम वी की वैल्यू तक, वो उस सब का सम होता है हमारा डिसोसिएशन एनर्जी। हमारा जो नॉर्मली एक्चुअल ग्राफ है हमारा आना चाहिए ये स्ट्रेट लाइन जो विथ डिक्रीजिंग स्लोप, लेकिन हमारे पास ग्राफ जनरली ऐसा नहीं आता, और हमारा ये ग्राफ होता है ये बेंट हो जाता है। ये हमारा रियल ग्राफ है, इसे ही हम कहते हैं ब्रिज एंड स्पॉनर प्लॉट। देन हमारे पास है फोर्ट्रेट पैराबोला। इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू आर ब्रांचेस आर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मीन्स जो हमारे पास जो पी क्यू आर ब्रांच का इक्वेशन आ रहा है डिफरेंट, पी के लिए अलग इक्वेशन आ रहा होता है, क्यू के लिए अलग और आर के लिए अलग। मीन्स जो हम एनर्जी में बस डेल्टा जे, अगर हम -1 लेंगे तो हमें पी का इक्वेशन मिलेगा, अगर +1 लेंगे तो आर का इक्वेशन मिलेगा, और अगर 0 लेंगे तो क्यू का इक्वेशन मिलेगा। तो ये जो इक्वेशन आ रही होती हैं उस वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, जिसके कारण हमारे पास पैराबोलिक फॉर्म आता है, इसे ही हम कहते हैं फोर्ट्रेट पैराबोला। देन हमारे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें एसपीडीएफ ये सारे ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में एस को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, पी को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, डी को हम डेल्टा से, और एफ को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ग्रीक सिंबल है। अगर हमको टर्म सिंबल निकालना है तो हम कहेंगे 2σ+1, देन डेल्टा, देन फाई। यहाँ पर जो सिग्मा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पिन को, जो कि हम एस भी लिख सकते हैं इसे। जैसे कि एक एग्जांपल है H2 का 1s2, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम 1σg2 भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। देन हमारे पास यहाँ पर दो स्पिन है, अगर एक प्लस हाफ है और एक माइनस हाफ है तो हमारे समीशन की वैल्यू की जीरो। सो अगर एस हमारा जीरो है तो हम मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, तो 2s+1 क्या होगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा 1 आएगा। सो हमारा टू मल्टीप्लिसिटी निकल गया। देन हमको चाहिए जो हमारे पास ये डेल है, डेल क्या होगा, हमारे पास ये एस है, एस के लिए एस को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो सिग्मा से भी लिख सकते हैं, और या फिर इस तरीके से हम सिग्मा लिख सकते हैं, इस तरीके, इसलिए हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए हम ये सिग्मा यूज किया है। और हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है वो जीरेड होता है, क्योंकि सिमेट्रिक होता है, सब किसी भी डायरेक्शन से हम अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये सिमेट्रिक है, इसलिए हम इसे जी लिख रहे हैं, सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
और प्लस भी हमारा सिमेट्रिक साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारा जो एस ऑर्बिटल होता है वो सिमेट्रिक होता है। अगर एंटी सिमेट्रिक होता है तो वो अनजीरोड होता है, जिसको हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन है हमारे पास पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसके लिए हमारे पास ट्रांजिशन पॉसिबल है, जिसका सिलेक्शन रूल है डेल्टा इक्वल्स टू 0 ± 1। इनमें सिग्मा से सिग्मा ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, सिग्मा से पाई पॉसिबल है, पाई से पाई पॉसिबल है, लेकिन सिग्मा से डेल्टा ट्रांजिशन फॉरबिडन है। ये इसी तरीके सिंगलेट से सिंगलेट हमारा अलाउड ट्रांजिशन है, एंड सिंगलेट से ट्रिपलेट फॉरबिडन है, क्योंकि कभी भी जब ट्रांजिशन होता है तो स्पिन की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अगर स्पिन यहाँ पे +½ था तो फाइनल स्टेट में भी स्पिन हमारा +½ ही होगा, स्पिन हमारा चेंज नहीं होता है कभी भी। इसलिए लिखा डेल्टा एस हमारा जी इक्वल्स टू 0, मीन्स स्पिन में हमारा कोई चेंज नहीं आना चाहिए। देन डेल्टा फाइव इक्वल्स टू 0 ± 1, मीन्स सिग्मा प्लस से सिग्मा प्लस जा रहा है, मीन्स सिमेट्रिक स्टेट से सिमेट्रिक स्टेट में ही जा रहा है, कभी भी सिमेट्रिक से एंटी सिमेट्रिक स्टेट में नहीं जा सकता, ये हमारा फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा। मीन्स जीरेट से अनजीरेट अलाउड है, लेकिन जीरेट से जीरेट या फिर अनजीरेट से अनजीरेट ट्रांजिशन ये हमारा फॉरबिडन होता है। देन है हमारे पास प्री डिसोसिएशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने डिसोसिएशन में देखा था, उसमें क्या हो रहा था, हमारा जो ट्रांजिशन अगर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी पे ट्रांजिशन हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ट्रांजिशन इस तरीके से हो रहा है, जिसमें कि ट्रांजिशन हमारा जो फाइनल लेवल पे हो रहा है, जहाँ पर मॉलिक्यूल ये लेवल के बाद हमारा ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसके बाद हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है। क्योंकि हमको पता है, मान लीजिए अगर आपके पास कोई रबड़ है, आप उसको दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो एक लिमिट तक ही आप उसको खींच सकते हैं, उस लिमिट के बाद क्या होगा, वो हमारा रबड़ ब्रेक हो जाएगा। उस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल इसमें वाइब्रेशन हो रहा है, एक लिमिट आएगा जिसके बाद हमारा वो वाइब्रेशन ना होकर के वो ब्रेक हो जाएगा। इसे ही कहते हैं डिसोसिएशन। तो अगर कोई भी ग्राउंड लेवल से अगर उस लेवल तक उसके डिसोसिएशन लिमिट तक अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो हमारा डिसोसिएशन होता है। जैसे कि हमारे डिसोसिएशन के केस में हमारा ग्राफ कैसा आ रहा था, पहले हमारे पास सेपरेट पीक्स आ रही थी, लेकिन एक लिमिट के बाद हमारे पास ये हमारा ब्लर पीक आ जा रहा था। लेकिन हमारे प्री डिसोसिएशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल हमारा पहले ही उस लिमिट के आने के पहले ही डिसोसिएट हो जाता है। इस कारण से हमारा पीक क्या होता है कि बीच में हमारे पास जो लाइंस की होती है ब्लर हो जाती है, देन उसके बाद अगेन हमारा ट्रांजिशन पॉसिबल है। मीन्स अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पर डिसोसिएशन हो गया है, तो अगर इस लिमिट पे अगर हमारा ट्रांजिशन होगा तो इसी कारण हमारे पास ये ब्लर पीक आएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर ट्रांजिशन होगा तो हमारे पास इसका एक सेपरेट पीक आएगा, इसे हम कहते हैं प्री डिसोसिएशन। देन हमारे पास लाइन ब्रॉडनिंग हमारे पास होने के 3 कारण हैं: कॉलिजन ब्रॉडनिंग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और डॉपलर ब्रॉडनिंग। कॉलिजन ब्रॉडनिंग क्या होता है, जब कोई भी दो मॉलिक्यूल होते हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में, वो आपस में कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन के कारण इनके जो शेप में चेंज आ जाता है। और अगर शेप में चेंज आ रहा है तो इनकी एनर्जी में भी चेंज आएगा, और अगर एनर्जी चेंज आ रहा है तो एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच न्यू के। सो मीन्स एनर्जी हमारा प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के। अगर एनर्जी चेंज हो रही है तो फ्रिक्वेंसी भी चेंज होगी, और फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही मीन्स ये जो मॉलिक्यूल्स है अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी है V1, V2, V3, तो कुछ मॉलिक्यूल्स V1 पे एब्जॉर्ब होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स V2 पे एब्जॉर्ब होंगे, कुछ मॉलिक्यूल V3 पे एब्जॉर्ब होंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह का पीक आएगा। मीन्स नॉर्मली हमारे पास पीक क्या आनी चाहिए, शार्प पीक आनी चाहिए V2 पर, लेकिन हमारे पास पीक आ रहा है ब्रॉड, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स एक फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब ना होकर के अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब हुए हैं। इसी कारण हमारे पास लाइन जो है ब्रॉडनिंग का इफेक्ट हमें ऐसा होता है। देन हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, मीन्स इसी कारण बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता फ्रिक्वेंसी में। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम जैसे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हमें बताया जाता है कि कोई भी हम दो क्वांटिटीज एक टाइम पे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास था किसी मॉलिक्यूल का अगर आपको पोजीशन पता करना है या तो मोमेंटम, तो आप या तो पोजीशन पता कर सकते हैं या तो मोमेंटम। फॉर एग्जांपल हमारे पास फैन है, तो फैन क्या है, अगर वो रुका हुआ है तो हम उसकी ब्लेड्स काउंट कर सकते हैं कि किस ब्लेड का पोजीशन क्या है। लेकिन अगर वो मूविंग स्टेट में है तो आप उस ब्लेड का एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ उसका मोमेंटम पता कर सकते हैं। मीन्स एक टाइम पे आप कोई एक ही फिजिकल क्वांटिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, जो कि है H/2 पाई के इक्वल।
और h/2 पाई तो कांस्टेंट है, हम इसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगर हम डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h/2 पाई डेल्टा टी। इस तरीके से अगर आपको पता है कि टाइम पता है, अगर आपके पास कि कोई मॉलिक्यूल जो ट्रांजिशन हो रहा है तो कितनी देर के लिए वो फाइनल स्टेट में रुक रहा है, तो अगर आपको टाइम पता है तो आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सभी मॉलिक्यूल का जो टाइम होता है रुकने का अलग अलग होता है, इस कारण से हमारी एनर्जी की वैल्यू भी अलग होती है। और अगर एनर्जी की वैल्यू अलग है तो इसकी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी अलग होगी। देन अगेन हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होंगे और हमारे पास लाइन ब्रॉडनिंग आ सकती है, लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है हमारे पास लाइन पर। देन हमारे पास है डॉपलर ब्रॉडनिंग। डॉपलर ब्रॉडनिंग में क्या होता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारे पास ये हमारे, और यहाँ पर हमारे पास डिटेक्टर है। एक मॉलिक्यूल हमारे डिटेक्टर के पास आ रही है और एक मॉलिक्यूल हमारे डिटेक्टर से दूर जा रही है। इसी कारण होगा उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी हमारे डिटेक्टर तक पहुंचने की। इस कारण से अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होंगे, जिससे कि हमारे पास रिलेशन है फ्रिक्वेंसी का वेलोसिटी के साथ। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इस कारण से अलग अलग मॉलिक्यूल्स अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई भी हॉर्न है, मीन्स अगर हम इस हॉर्न के जितने भी हम क्लोज आते जाएंगे हमको उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से हमें सुनाई देगी, और अगर हम इससे दूर जाएंगे तो हमें इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उतनी ही कम सुनाई देगी। मीन्स हमारे पास जो हमारे पास जो साउंड की पहुंचने की जो फ्रीक्वेंसी है या फिर वेलोसिटी वो डिफरेंट हो जा रही है अलग अलग पोजीशन पे। यही होता है हमारे पास डॉपलर ब्रॉडनिंग। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब होंगे क्योंकि उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है। देन हमारे पास आइंस्टाइन कॉफिशिएंट। ये जनरली एक लेजर में इसका प्रिंसिपल यूज होता है। इसमें दो तीन टाइप के हमारे पास आइंस्टाइन कॉफिशिएंट हैं, जिसमें से सबसे पहला है ये जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये होता है हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। अगर कोई ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल है यह एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाएगी। इसी कारण हमारे पास एक कॉफिशिएंट आता है आइंस्टाइन कॉफिशिएंट, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट। देन हमारे पास हो रहा है एमिशन। अब एमिशन हमारे दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है स्पॉन्टेनियस, मीन्स एमिशन होने के लिए कोई भी हमको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, अपने आप ये स्पॉन्टेनियस एमिशन हो रहा है। जैसे ही मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहा है वैसे ही वो एमिट हो जा रहा है। देन दूसरी पॉसिबिलिटी है स्टिमुलेटेड एमिशन, मीन्स हमको कुछ एक्सटर्नल फैक्टर देना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल लाइट या फिर कुछ भी, जिसके कारण वो एमिशन हमारा फर्दर हो रहा है। इसे कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। ये हमारे तीन आइंस्टीन कॉफिशिएंट हैं। देन हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम है, मीन्स हमारे पास एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों हो रहा है, उस टाइम पे हम एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू हम रेट ऑफ एमिशन कर सकते हैं। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, ये हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण, ये हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण, और ये टर्म हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन के कारण आ रहा है। देन हमारा प्लैंक्स लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हम रिलेशन डिराइव करते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट के बीच में। देन हमारे पास रिलेशन है स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन के बीच में। हमारे पास हम बी एफ आई भी लिख सकते हैं, मीन्स जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन सेम है, क्योंकि सेम रेट से वो ऊपर जा रहा है और सेम रेट से वो नीचे आ रहा है। देन हमारे पास ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमारे पास रिलेशन है। ये हमारे पास ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है जेड आई एफ, जिसको हम साई स्टार, देन बीच में डाइपोल मोमेंट का हमारा ऑपरेटर यहाँ पे, देन साई डी टाउ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन मोमेंटम इंटीग्रल है और ये हमारे पास स्टिमुलेटेड कॉफिशिएंट है। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, जो कि जेड आई एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, विथ मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट, जो कि हमारे यहाँ पर हमारा ये मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट है और ये जेड आई एफ, ये रिलेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास है ऑसिलेटर स्ट्रेंथ, जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है हमारे रिलेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड इट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ पीक इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इसका भी हमारे पास एक रिलेशन है, जो कि ऑसिलेटर स्ट्रेंथ और हमारे पास ट्रांजिशन मोमेंटम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन है हमारे पास। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। हमारे पास ये डाइपोल मोमेंट का एक, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले हैं डाइपोल मोमेंट का।
जी यहाँ पर हमारे पास लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर है, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं 3/2 प्लस एस प्लस वन माइनस एल प्लस वन एंड 2J+1। एस हमारी स्पिन है यहाँ पर, एल हमारा एजमिथल क्वांटम नंबर और जी हमारा पास जो एल प्लस एस का समेशन होता है। देन हमारे पास ये है गैरो मैग्नेटिक रेशियो, इसका फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हमारे पास एनर्जी कैलकुलेट करने का, देन हमारे पास लार्मर फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है। ये सबको डेरिवेशन है, वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। देन हमारे पास बी इफेक्टिव, बी हमारे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। देन BZ माइनस बी इंड्यूस्ड, में जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हो रही है। देन हमारे पास फॉर्मूला B0 = BZ 1 माइनस सिग्मा, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देन हमारे पास ये केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला है, V-V0/V0। हमारे पास क्या है, हमारे पास V0 हमारे पास TMS का केमिकल शिफ्ट का वैल्यू है, और V जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, मीन्स जिसका हमें अननोन है, हमें पता नहीं है। देन हमारे पास स्पिन स्पिन कपलिंग, स्पिन स्पिन कपलिंग के कारण क्या होता है, पहले हमारे पास सेपरेट पीक आ रही थी, लेकिन कपलिंग के कारण क्या होता है, हमारे पास वो सभी पीक जो होती हैं उसका वो फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। इस कारण से हमारे पास ये जो पीक था हमारे पास बाद में इस कपलिंग के कारण इसकी दो डिफरेंट पीक आती हैं। इसका सिलेक्शन रूल होता है +-1, और जनरली ये जो सेपरेशन होता है हमारे पास ये पास्कल ट्रायंगल के बेस पे होता है। अगर वो कोई एक इस कोई एक लाइन हमारे पास दो सेपरेट लाइन में ब्रेक हो रही है तो वो 1:1 के रेशियो में सेपरेट होगी। अगर 3 में सेपरेट हो रही है तो 1:2:1 के रिस्पेक्ट में, जैसे पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास स्प्लिटिंग होता है, और स्प्लिटिंग हमेशा n+1 लाइन में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH2 CH3, फॉर एग्जाम्पल बस ये मॉलिक्यूल है, तो इसका पीक आएगा हमारे पास, इसका एक पीक, इस हाइड्रोजन का एक पीक आएगा, देन इस हाइड्रोजन का एक पीक आएगा, देन हमारे पास इसका एक पीक आएगा, और देन हमारे पास इसका एक पीक आएगा। देन फर्दर स्प्लिटिंग होगा तो क्या होगा, ये जो CH3 है इसके एडजेसेंट कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो हमारा ये पीक ब्रेक होगा 2+1 3 पे। सो ये पीक हमारा 1:2:1 के रेशियो में स्प्लिट हो जाएगा। देन हमारे पास ये CH2 है, इसके एडजेसेंट में कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, सो 3+2 5 और 5+1 6, तो हमारा ये जो पीक है हमारा 6 पीक में स्प्लिट हो जाएगा। इस तरीके से हम एडिशन कार्बन के बेस पे स्प्लिटिंग इसमें दिखाते हैं। सो ये चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।